हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले हेमेटोलॉजिकल क्लास में हम लोगों ने ब्लड और उसके कंपोनेंट के बारे में जानकारी हासिल किया था। आज के क्लास में हम लोग हेमेटोपोइसिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आज का जो हमारा कंटेंट होगी इसमें होगा व्हाट इज हेमेटोपोइसिस, यानी कि हेमेटोपोइसिस क्या होता है, साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस, यानी कि हमारे जीवन के अलग अलग अवस्था में हमारा ब्लड का निर्माण कहां पे होता है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ हेमेटोपोइसिस, यानी कि हेमेटोपोइसिस को हम कितने भागों में बांटते हैं, यानी कि एरिथ्रोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस और ल्यूकोपोइसिस। तो इन्हीं के सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेमेटोपोइसिस क्या होता है। तो हेमेटोपोइसिस की अगर यहाँ पे फ्रेंड्स बात करेंगे तो हेमेटोपोइसिस दो शब्द से मिलकर बना होता है। पहला आपका यहाँ पे हो जाता है हेमेटो और दूसरा आपका क्या हो जाता है, पोइसिस। क्या हो जाता है, दूसरा पोइसिस हो जाता है। तो हेमेटो के अर्थ की बात करेंगे तो हेमेटो का अर्थ यहाँ पे होता है आपका ब्लड से, और पोइसिस का मतलब क्या हो जाता है, पोइसिस का मतलब यहाँ पे आपके फॉर्मेशन से या फिर आपके प्रोडक्शन से हो जाता है। तो अगर मैं हेमेटोपोइसिस को थोड़ा सा ब्रीफ बताऊं तो हेमेटोपोइसिस का मतलब हो जाता है ब्लड का प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन। इन सभी को अगर मिलाएं तो क्या कहलाता है, आपका ये प्रक्रिया हेमेटोपोइसिस कहलाता है। देखिए, जब भी आपके ब्लड का निर्माण होगा तो सबसे पहले इसका प्रोडक्शन होगा, यानी कि सबसे पहले ये बनेगा, उसके बाद में इसका डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के बाद डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि अलग अलग सेल में कौन सा डब्ल्यूबीसी है, कौन सा यहाँ पे आपका आरबीसी है, उसके बाद में कौन सा प्लेटलेट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा। और डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या होगा, इनका मैच्योरेशन होगा, यानी कि ये अच्छे तरीके से मैच्योर होंगे। तो इन सभी प्रक्रिया को अगर हम इंक्लूड करें तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी हेमेटोपोइसिस कहलाती है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि हेमेटोपोइसिस में कौन कौन से पार्ट कंसिस्ट होते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और आपके थ्रोम्बोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट्स के अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा एरिथ्रोपोइसिस। अगर हम यहाँ पे ल्यूकोपोइसिस की प्रोडक्शन करेंगे तो क्या कहलाएगा, आपका ल्यूकोपोइसिस। अगर हम यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स की बात करेंगे, यानी कि प्लेटलेट की अगर बात करेंगे तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी थ्रोम्बोपोइसिस। पोइसिस का मतलब प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, और आपके एरिथ्रो का मतलब आरबीसी से हो जाएगा, ल्यूको का मतलब आपके डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बो से मतलब आपका प्लेटलेट से हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर एरिथ्रोसाइट्स का डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, मैच्योरेशन होगा तो एरिथ्रो, ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस कहलाएगा। अगर ल्यूकोसाइट्स का यही प्रक्रिया होगा तो ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोसाइट्स का अगर हो गए तो आपका ये थ्रोम्बोपोइसिस कहलाएगा। इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हेमेटोपोइसिस क्या है और इसमें कौन कौन से किस किस पार्ट का प्रोडक्शन होता है। तो जितने भी आपके ब्लड के सेल्स हैं इनका प्रोडक्शन पूरी तरीके से हेमेटोपोइसिस कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा साइट ऑफ पोइसिस, यानी कि जो ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ये आपके किस किस साइट पे यानी किस किस स्थान पे होता है। तो ये जो बनने की प्रक्रिया है जीवन के अलग अलग अवस्था में अलग अलग स्थान पे होता है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ यूसी। तो देखिए, अगर मैं बात करूंगा एॉक सेट की, तो अगर हम एॉक सेट की बात करेंगे तो ये कहां पे होता है, मतलब कि अगर कोई फीटस जो है वो लेस देन 2 मंथ है तो इसका जो निर्माण होगा ब्लड का कहां पे होगा, आपके यॉक सेट में होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर कोई 2 से लेकर 7 मंथ तक है तो उसका जो ब्लड का निर्माण होगा आपके लीवर और आपके स्प्लीन में होगा। ठीक है। अगर आफ्टर 3 मंथ हो गया है तो उसका निर्माण जो है कहां पे होगा, बोन मैरो में होगा। अगर फुल इन्फेंट है यानी कि एक छोटा सा बच्चा है तो उसका भी निर्माण बोन मैरो में होगा। और अगर वो चिल्ड्रन है और एडल्ट भी हो गया है तो उसका भी निर्माण कहां पे होगा, आपके बोन मैरो में होगा। थोड़ा सा फिर से एक बार यहाँ पे समझिएगा कि आपके पोइसिस का साइट क्या क्या होगा। देखिए, अगर कोई फीटस लेस देन 2 मंथ है यानी कि कोई भ्रूण जो कि 2 मंथ से नीचे की तरफ है तो उसका जो निर्माण होगा आपके शरीर के यॉक सैक में होगा, शरीर के नहीं, यानी कि वो यॉक सैक में होगा। और इस टर्म को हम कहते हैं मीजोब्लास्टिक स्टेज, यानी कि मीजोब्लास्टिक स्टेज आपके एग्जाम में आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका जो निर्माण है यॉक सैक में हो रहा है और ये जो इसका एज है हम कहेंगे कि फीटस है और लेस देन 2 मंथ है। ओके, क्लियर हो गया होगा। दूसरा कहेंगे, अगर कोई भी मतलब कि कह सकते हो बच्चा कह सकते हो या भ्रूण कह सकते हो फ्रॉम 2 to 7 मंथ का है तो उसका जो ब्लड का निर्माण होगा आपके लीवर और आपके स्प्लीन में होंगे और इसको हम कहते हैं हेपेटिक स्टेज। क्या कहते हैं, हेपेटिक स्टेज कहते हैं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और उसके बाद में आफ्टर 3 मंथ यानी कि जब 3 मंथ से ऊपर हो जाता है तो इसके जो ब्लड का निर्माण है कहां पे होता है, आपके बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो में जब भी निर्माण होगा तो इसको क्या कहेंगे,
माइलॉइड स्टेज कहते हैं। तो अगर बोन मैरो में निर्माण हो रहा है तो माइलॉइड स्टेज, अगर यहाँ पे स्प्लीन और लीवर में हो रहा है तो आपका हेपेटिक स्टेज हो जाएगा, और अगर यॉर्क सैक में हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, मीजोब्लास्टिक स्टेज कहते हैं। इन तीनों स्टेज को आपको समझना होगा, अपने कॉपी में नोट कर लेना होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम देखते हैं अपने ब्लड के डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, इसके बारे में। तो हमने बताया था कि आपके जो सेल्स हैं, सेल्स का क्या होता है, यहाँ पे पोसिस होता है, यानी कि फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम किसकी फॉर्मेशन को देखेंगे, एरिथ्रोपोसिस को देखेंगे। किसको, हम एरिथ्रोपोसिस को देखेंगे। एरिथ्रोपोसिस की अगर हम डिफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे मेंशन है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट इज नोन एज एरिथ्रोपोसिस। यानी कि जो आपकी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उसका जो है प्रोडक्शन का प्रोसेस, डेवलपमेंट का प्रोसेस, मैच्योरेशन का प्रोसेस कहें तो पूरा क्या मिलके बनता है, एरिथ्रोपोसिस बनता है। द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स आर एज फॉलो। यानी कि जो स्टेजेस हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के, आपके आरबीसी के आपके डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं यहाँ पे आपके दिए गए हैं, इनको हम समझेंगे। इस एज में क्या क्या डिफरेंट, सॉरी इस स्टेजेस में क्या क्या डिफरेंट होते हैं, क्या कॉमन होते हैं, इनको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले आपको ये बता दे रहा हूं कि जितने भी आपको स्टेजेस दिखेंगे इसमें आपको कंफ्यूजन होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हम बाद में चार्ट के माध्यम से इनके जितने भी कंफ्यूजन है उनको हम लोग दूर कर लेंगे। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी एक कॉपी उठाइए और जितने भी हम चार्ट बताते जा रहे हैं, एक स्टेप बताते जा रहे हो, तो अपनी कॉपी में नोट करते जाओ ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वहीं पे क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम यहाँ पे एरिथ्रोपोसिस है, एरिथ्रोपोसिस के कौन कौन से स्टेप यहाँ पे फॉलो होते हैं इनको समझते हैं। तो जो आपका सबसे पहला स्टेप होगा आपका क्या कहलाएगा, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट कहलाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि जो हमारे ब्लड का निर्माण होता है कहाँ पे होता है, आपके स्टेम सेल में होता है। कहाँ पे होता है, आपका स्टेम सेल में होता है। स्टेम सेल की अगर खासियत देखें तो जो स्टेम सेल होता है ये आपके ब्लड का तो प्रोडक्शन करता है, डेवलपमेंट करता है, साथ साथ हम ये अपने खुद के सेल्स का भी डेवलपमेंट करता है। यानी कि अगर एक सेल है, एक स्टेम सेल है तो इससे दो स्टेम सेल बन जाएंगे। यानी कि स्टेम सेल को तो बनाता है, साथ में आपके जो आपके ब्लड है उनका भी यहाँ पे ये निर्माण करता है। ओके, तो आपके जो ब्लड का निर्माण होता है कहाँ पे होता है, आपके स्टेम सेल में होता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। और मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जो स्टेम सेल होता है, स्टेम सेल के द्वारा यहाँ पे दो कह सकते हो कि सेल्स कह सकते हो जनरेट होते हैं, या फिर कह सकते हो सीरीज जनरेट होते हैं। ठीक है, एक आपका क्या होता है, एक आपका माइलॉइड सीरीज होता है। क्या होता है आपका, एक आपका माइलॉइड सीरीज होता है और दूसरा आपका क्या होता है, लिम्फोइड सीरीज होता है। क्या होता है आपका, लिम्फोइड सीरीज होता है। ध्यान रखना लिम्फोसाइट को छोड़कर, ठीक है, लिम्फोसाइट को छोड़कर जितने भी आपके और सेल हैं इनका निर्माण कहां पे होता है, माइलॉइड सीरीज में होता है। कहां पे होता है, आपके माइलॉइड सीरीज में होता है। तो स्टेम सेल क्या है, आपके ब्लड का फॉर्मेशन कहां पे होगा, आपके स्टेम सेल में होगा। स्टेम सेल आपका दो भागों में बटा होता है, एक आपका माइलॉइड सीरीज और दूसरा आपका लिम्फोइड सीरीज। माइलॉइड सीरीज में सभी प्रकार के सेल्स का निर्माण होता है केवल लिम्फोइड को छोड़कर, और लिम्फोइड सीरीज में केवल लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो जो एरिथ्रोसाइट्स है, एरिथ्रोसाइट्स का जो निर्माण होगा स्टेम सेल के माइलॉइड सीरीज में होगा। ये सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो माइलॉइड के बाद जो दूसरा स्टेप आएगा वो आपका क्या आएगा, दूसरा स्टेज आपका होगा प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। क्या होगा आपका, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोएरिथ्रोब्लास्ट क्या है। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिथ्रोसाइट, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स का पहला स्टेज क्या होता है, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट होता है। इट इज ये डेरिवेटिव ऑफ स्टेम सेल या फिर आपका हेमेटोब्लास्ट। इट्स साइज इज 15 to 20 mm। ठीक है, अब यहाँ पे समझो जो आपका एरिथ्रोसाइट्स है, एरिथ्रोसाइट्स का पहला स्टेज क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स के बनने का जो पहला स्टेज है वो क्या होता है, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट होता है। और ये क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं आपके स्टेम सेल के, यानी कि स्टेम सेल के व्युत्पन्न होते हैं। यानी ये भी कह सकते हो कि ये स्टेम सेल के द्वारा ही उत्पन्न हुए भाग हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, इसका जो साइज है ये कितना होता है, 15 से लेकर 20 mm तक होता है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो पहला जो आपका स्टेज होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे पहला स्टेज आपका प्रोएरिथ्रोब्लास्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे एरिथ्रोसाइट्स के दूसरे स्टेज के बारे में। तो जो आपका दूसरा स्टेज बनता है वो आपका क्या बनता है, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। क्या, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। इसमें क्या खासियत है, इट इज साइज इज 13 to 17 mm, यानी कि इसका जो साइज है 13 से लेकर 17 mm तक होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड अर्ली नॉर्मोब्लास्ट।
इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम क्या होगा, इसको हम अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप आपके एरिथ्रोपोइसिस का था प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, और दूसरा आपका क्या है, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट का जो दूसरा नाम है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप को। तीसरा जो आपके एरिथ्रोपोइसिस का स्टेप होगा वो आपका होगा पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। क्या होगा, पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट की बात करेंगे, इट इज द थर्ड स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि एरिथ्रोपोइसिस का ये तीसरा स्टेज होता है। इट साइज इज 11 to 15 mm, यानी इसका जो साइज है 11 से लेकर 15 mm तक होता है। इट्स साइटोप्लाज्म अपीयर पॉलीक्रोमेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ये नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में, कि जो पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट स्टेज है ये एरिथ्रोपोइसिस का तीसरा स्टेज होता है। इसकी जो साइज है 11 से लेकर 15 mm तक होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके हीमोग्लोबिन की वजह से, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से इसका जो साइटोप्लाज्म है कैसा अपेयर होता है, पॉलीक्रोमेटिक होता है। कैसा होता है आपका, पॉलीक्रोमेटिक होता है। इसको कह सकते हो अलग अलग प्रकार के रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न, पॉली मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के कलर के ये दिखाई देंगे आपकी जो साइटोप्लाज्म है। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए इसका नाम ही पड़ जाता है आपका पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। ओके, बात समझ में आ गई कि पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट स्टेज की खास बात क्या है। इसमें खास बात यह है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है इसमें पॉलीक्रोमेटिक कलर्स दिखाई देंगे, यानी कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कलर दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन की मात्रा आ जाती है। ओके, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात करते हैं चौथे स्टेज के बारे में। तो चौथा जो स्टेज आपका कहलाता है ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। क्या कहलाता है, ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट कहलाता है। इट इज 4 स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि ये एरिथ्रोपोइसिस का चौथा स्टेज है। इट साइज इज 8 to 10 mm, यानी कि इसका जो साइज है 8 to 10 mm होता है। इट साइटोप्लाज्म अपीयर पिंक कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेयर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो, ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट का ये खासियत है कि ये चौथा स्टेज होता है आपके एरिथ्रोपोइसिस का। इसका साइज जो है ये आपके 8 से 10 होता है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है इसका जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है ये कैसा होता है, ये पिंक कलर शो करता है। कैसा कलर, ये पिंक कलर शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें फेयर ऑफ अमाउंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो जाते हैं, यानी कि जितना आपको चाहिए होगा, यानी कि कह सकते हैं पर्याप्त मात्रा में आपकी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंसी यहाँ पे हो जाती है, इसीलिए इसका जो कलर है पिंक कलर यहाँ पे शो होने लगता है। तो सबसे ज्यादा या कह सकते हो फुलफिल ऑफ हीमोग्लोबिन किसमें होता है, तो आपके ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट में होता है। और अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट में ये हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चौथा स्टेज आपको क्लियर हो गया है। चलिए आते हैं अपने पांचवें स्टेज पे। इंपॉर्टेंट स्टेज है, इंपॉर्टेंट स्टेज है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, यानी कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। इट साइज 8 to 10 mm, यानी इसका जो साइज है 8 to 10 mm होता है। द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन दिस स्टेज, यानी कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विथ लिटिल आरएनए। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जो यहाँ पे आपका रेटिकुलोसाइट काउंट है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कह सकते हो आपके आरएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आपके यहाँ पे आरएनए पाए जाते हैं, या फिर कह सकते हो आपके, ठीक है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। सॉरी, क्रोमोसोम तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे आरएनए, क्रोमोसोम में यहाँ पे डीएनए भी आ जाएगा ना, तो साइटोक्रोमोसोम्स कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो रेटिकुलोसाइट को इस तरह भी कह सकते हो कि आप ये न्यूली फॉर्म ऑफ आरबीसी है। क्या है आपका, ये न्यूली फॉर्म ऑफ आरबीसी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है इसके बाद आपका जो आरबीसी है वो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। इसी के तुरंत बाद आपका जो आरबीसी है मैच्योर हो जाता है, तो इसको कह सकते हो न्यूली फॉर्म ऑफ आरबीसी होता है। और ये आपके बोन मैरो से आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हुए होते हैं, न्यूली रिलीज हुए होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है रेटिकुलोसाइट के बारे में। रेटिकुलोसाइट को हम लोग स्टेन करने के लिए अलग प्रकार के स्टेन का भी उपयोग करते हैं, तब जाके आपके जो है ठीक है रेटिकुलोसाइट आपके दिखते हैं। सुप्रावाइटल स्टेन के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। जब हम लोग रेटिकुलोसाइट को पढ़ेंगे डिटेल में, तब हम यहाँ पे समझेंगे कि आपका डिटेल होता क्या है, यानी कि सुप्रावाइटल स्टेन क्या है, इसमें क्या मिले होते हैं, इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, क्यों हमें रेटिकुलोसाइट काउंट करना होता है, इन सभी के बारे में डिटेल
करेंगे। ठीक है, तो रेटिकुलोसाइट के बाद जस्ट आपका आ जाता है मैच्योर इरिथ्रोसाइट, यानी कि आपका जो इरिथ्रोसाइट है उसका डेवलपमेंट हो चुका है, वो मैच्योर हो चुका है। इट साइज इज अबाउट 6 to 8 mm। द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ इरिथ्रोसाइट इज 120 ±20, यानी कि 120 दिन नॉर्मली होता है, 20 दिन ज्यादा भी हो सकता है, 20 दिन कम भी हो सकता है। तो रेटिकुलोसाइट के बाद तुरंत आपका क्या होता है, आपका जो इरिथ्रोसाइट से मैच्योर हो जाता है और आपका जो है 120 से लेकर मतलब कि 120 दिन से थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा आपका ये जीवित रहता है। इस तरह से आपके जो इरिथ्रोसाइट का निर्माण है वो आपका यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि प्रोडक्शन भी हो रहा है, उसके बाद में आपका यहाँ पे ठीक है डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, हो रहा है और मैच्योरेशन भी हो रहा है। तो पूरे प्रक्रिया को मिला के हम क्या कहेंगे, इरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया कहेंगे। बात आपको समझ में आ गई? एक बार थोड़ा सा हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज में आप लोग क्या देखोगे, रिवाइज में आपको सबसे पहले पता चल गया होगा इरिथ्रोपोइसिस है क्या। इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रक्रिया है स्टेम सेल के माइलोइड सीरीज से होती है। ठीक है, कहां से, आपके माइलोइड सीरीज से होती है। इसमें सबसे पहला जो स्टेज आता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट आता है, उसके बाद में बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट आता है, उसके बाद में आपका यहाँ पे पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट आता है, आर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट आता है, देन उसके बाद में आपका रेटिकुलोसाइट आता है, फिर आपका जो आरबीसी है मैच्योर हो जाता है मैच्योर इरिथ्रोसाइट स्टेज में। दस द इरिथ्रोपोइसिस इज कंप्लीट, यानी कि इसके बाद आपका जो इरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया है कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एक फिगर के माध्यम से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि कैसे आपका डेवलपमेंट हो रहा है। देखो आपका मान लीजिए कि ये स्टेम सेल था और स्टेम सेल के माइलॉइड सीरीज, ठीक है, माइलॉइड सीरीज से आपका किसका निर्माण होगा, नार्मोब्लास्ट का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। किसका, आपके यहाँ पे नार्मोब्लास्ट का निर्माण हुआ। नार्मोब्लास्ट से आगे यहाँ पे बढ़ेगा क्या, यहाँ पे आपका प्रोनार्मोब्लास्ट। ठीक है, क्या आपका प्रोनार्मोब्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ठीक है पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोसाइट्स, फिर उसके बाद में आर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोसाइट्स, उसके बाद में आपका रेटिकुलोसाइट, उसके बाद में आपके आरबीसी का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। किसका, आपके ठीक है आरबीसी का निर्माण यहाँ पे आपका हो जाता है। इतना बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए ओके, क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे इमेज में थोड़ा सा एक दो स्टेप मान लो हट गया, जैसे बेसोफिलिक स्टेज हट गया। ठीक है, बेसोफिलिक स्टेज हट गया तो आपको परेशान नहीं होना है, इमेज है इसमें। ठीक है, ये गूगल वगैरह से कॉपी करके लगाया जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर पूरे डिटेल को देखना है तो पूरे स्टेप आप लोग थ्योरी वाले माध्यम से देखिए, इमेज में एक दो स्टेप क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। ठीक है, स्किप हो जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे सेल के पोइसिस के बारे में पढ़ेंगे। वो आपका सेल होगा थ्रोम्बोपोइसिस। कौन सा सेल होगा यहाँ पे, आपका थ्रोम्बोपोइसिस होगा। चलिए समझते हैं कि थ्रोम्बोपोइसिस क्या होता है। तो थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब है जनरेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट आर नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस, यानी कि प्लेटलेट्स का ठीक है प्रोडक्शन होगा, डेवलपमेंट होगा, मैच्योरेशन होगा। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, थ्रोम्बोपोइसिस कहेंगे। थ्रोम्बोसाइट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम जायंट सेल कॉल्ड मेगाकार्योसाइट्स इन द बोन मैरो, यानी कि जो आपके थ्रोम्बोसाइट्स हैं ये कहां पे डेवलप होते हैं, आपके माइलॉइड सीरीज के कह सकते हो या फिर स्टेम सेल के जायंट सेल के द्वारा ये क्या होते हैं, ठीक है डेवलप होते हैं, जिसको हम मेगाकार्योसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो मेगाकार्योसाइट्स के मतलब कि द्वारा आपका किसका निर्माण होता है, आपके थ्रोम्बोसाइट्स का निर्माण होता है। ओके, ये भी आपके कहां पे होता है, आपके ये स्टेम सेल में होता है, माइलॉइड सीरीज में। ठीक है, स्टेम सेल के माइलॉइड सीरीज में। ओके, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, तो आपका ये थ्रोम्बोसाइट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम जायंट सेल कॉल्ड मेगाकार्योसाइट इन द बोन मैरो। ए सिंगल मेगाकार्योसाइट्स कैन बी राइज अप टू 100 प्लेटलेट, यानी कि एक मेगाकार्योसाइट जो है वो कितने प्लेटलेट्स को जनरेट करता है, तो आपके ये 100 प्लेटलेट्स को जनरेट कर सकता है। द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट इज 7 to 10 डेज, यानी कि आपके जो नॉर्मल प्लेटलेट्स का जीवन अवधि होता है 7 से लेकर 10 दिनों तक होता है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस इमेज के माध्यम से कि कैसे हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है हमारे प्लेटलेट्स का। देखो ये आपका माइलॉइड स्टेम सेल है। ओके, माइलॉइड स्टेम सेल है। यहाँ पे एक आपका जो कह सकते हो कि जो एंजाइम है ये आपका काम आ रहा है, कौन सा, आपका थ्रोम्बोपोएटिन। आपके इरिथ्रोपोइसिस में आपका इरिथ्रोपोएटिन काम आ रहा था और आपके प्लेटलेट में आपके थ्रोम्बोपोएटिन का यहाँ पे काम आ रहा है। ठीक है, या कह सकते हो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट होता है, ये आपका क्या होगा, आपका थ्रोम्बोपोएटिन होगा। ठीक है, अलग अलग जो आपके प्रकार अलग अलग प्रकार के जो सेल हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के कॉलोनी ठीक है कॉलोनी फॉलोइंग यूनिट होता है, वो यहाँ पे यूज होता है। जैसे कि आपके
प्लेटलेट में थ्रोम्बोपोएटिन और आपके एरिथ्रोसाइट्स में एरिथ्रोपोएटिन। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो माइलॉइड स्टेम सेल से क्या मिलेगा, आपका मेगाकैरियोब्लास्ट मिलेगा। मेगाकैरियोब्लास्ट से आपका डेवलपमेंट होगा किसका, मेगाकैरियोसाइट्स का। उसके बाद में आपका यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके प्लेटलेट्स का निर्माण हो जाएगा। एक मेगाकैरियोसाइट से आपके कितने, आपके 100 प्लेटलेट का निर्माण होता है। ये भी आपको बात यहाँ पे ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना, जो आपका स्टेम सेल होता है, ठीक है, जो आपका स्टेम सेल होता है एक दिन में आपका कितना, आपका 10 मिलियन यानी कि 10 मिलियन आपके, ठीक है, आप कह सकते हो कि ब्लड सेल का निर्माण करता है। ठीक है, ब्लड सेल का निर्माण करता है। ये भी आपको बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक जो स्टेम सेल होता है वो 10 मिलियन ब्लड सेल का निर्माण करता है एक दिन में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बात समझ में आ गया। तो भैया यहाँ पे आप लोगों ने थ्रोम्बोपोइसिस के बारे में भी समझ लिया कि इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप जो होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स बनने से पहले यानी मैच्योर होने से पहले आपका क्या होता है, मेगाकैरियोसाइट्स होता है, उससे पहले मेगाकैरियोब्लास्ट होता है। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। ओके, चलिए अब आते हैं यहाँ पे हम लोग ल्यूकोपोसिस के बारे में। किसके बारे में, ल्यूकोपोसिस के बारे में समझते हैं, इसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं। देखिए, ल्यूकोपोसिस भी आपका दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक आपका ल्यूको और दूसरा किसका हो जाता है, पोसिस हो जाता है। ल्यूको का मतलब ल्यूकोसाइट और पोसिस का मतलब प्रोटेक्शन। तो ल्यूकोसाइट मतलब कि WBC का जो प्रोडक्शन है क्या कहलाता है, ल्यूकोपोसिस कहलाता है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स यहाँ पे पढ़ेंगे और उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ एग्रेनुलोसाइट्स। देखिए हम आपको बताते हैं, सभी को पता है कि जो हमारा WBC होता है ये दो भाग से बना होता है, एक आपका ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा आपका एग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और जो एग्रेनुलोसाइट्स है उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट किसका होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट दोनों का होगा, किसका, आपके ग्रेनुलोसाइट्स का भी और दूसरा आपका एग्रेनुलोसाइट्स का भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि ग्रेनुलोसाइट्स का निर्माण कैसे हो रहा है, उनका मैच्योरेशन कैसे हो रहा है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, द ग्रेनुलोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन द मैरो एंड द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन इज डिवाइडेड इनटू 6 स्टेजेस। यानी कि जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स का जो निर्माण हो रहा है कहां पे हो रहा है, आपके बोन मैरो में होगा। कहां पे होगा, आपके बोन मैरो में होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो ग्रेनुलोसाइट्स का निर्माण होगा वो आपके बोन मैरो में होगा, आपके माइलॉइड सीरीज के द्वारा होगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और जिनका जो मैच्योरेशन स्टेज है वो आपके 6 स्टेजेस में डिवाइड होता है। कितने स्टेज में, 6 स्टेजेस में आपकी ये डिवाइड होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे किसके डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले के डेवलपमेंट जो हमारा होगा आपका डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल। किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स का जो सबसे पहला स्टेज होगा वो आपका क्या होगा, माइलोब्लास्ट होगा। क्या होगा, माइलोब्लास्ट होगा। एक चीज यहाँ पे नोट कर लेना कि जितने भी स्टेप यहाँ पे शुरू हो रहे हैं उनका पहला स्टेज कहाँ से शुरू होता है, आपके ये ब्लास्ट से शुरू होता है। किससे, आपके ब्लास्ट से शुरू होता है। इसको याद करने का तरीके में आप इंक्लूड कर सकते हो कि जो पहला हमारा स्टेप शुरू होगा कहां से, ब्लास्ट से शुरू होगा। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स का भी पहला स्टेप क्या होगा, माइलोब्लास्ट होगा। द माइलोब्लास्ट अराइज फ्रॉम द स्टेम सेल और हेमेटोसाइटोब्लास्ट सेल। यानी कि जो माइलोब्लास्ट स्टेज है वो कहां से शुरू हो रहा है, आपके स्टेम सेल से निकल रहा है या फिर हेमेटोसाइटोब्लास्ट सेल से निकल रहा है। स्टेम सेल कहो या फिर हेमेटोसाइटोब्लास्ट सेल कहो, एक ही बात हो जाता है भाई साहब। ठीक है, तो आपका जो स्टेम सेल है वहां से आपका अराइज होगा माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट की अगर बात करें तो ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, कितना, आपका 15 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक होते हैं, विथ ए वेरी बिग न्यूक्लियस व्हिच ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल अप द सेल। यानी कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो इतना बड़ा होता है कि पूरे आपके जो सेल हैं उनको क्या करता है, कंप्लीटली फुलफिल कर देता है। तो न्यूट्रोफिल्स का सबसे पहला जो स्टेज होगा माइलोब्लास्ट होगा। माइलोब्लास्ट आपके स्टेम सेल से निकलेंगे। आपका जो माइलोब्लास्ट है सबसे बड़ा कह सकते हो कि सेल होता है। इसकी जो साइज है 15 से लेकर 20 ठीक है, माइक्रोमीटर तक होता है। और उसके बाद में इसकी जो न्यूक्लियस है फुलफिल हो जाती है, इसकी जो सेल होते हैं इसके न्यूक्लियस से। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे स्टेप होगा वो हमारा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट स्टेप से देखने से पहले एक पॉइंट और है आपके माइलोब्लास्ट में, ये आता होता है आपका न्यूक्लियस कंटेन 2 to 5 न्यूक्लियाई। यानी कि जो आपका ये आपके माइलोब्लास्ट का जो न्यूक्लियस है इसके अंदर 2 से लेकर 5 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इन द साइटोप्लाज्म ऑरी बॉडीज आर प्रेजेंट, यानी कि इसके साइटोप्लाज्म में ऑरी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात आपको कलेक्ट हो गया होगा। अब यहाँ पे दूसरा जो आपकी न्यूट्रोफिल्स के डेवलपमेंट का स्टेज होगा वो आपका
प्रोमाइलोब्लास्ट होगा। क्या होगा आपका? प्रोमाइलोब्लास्ट होगा। देखो आपके ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स के डेवलपमेंट में भी आपका प्रो वर्ड आया था, ठीक है, प्रो एरिथ्रोसाइट, ठीक है, या फिर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, प्रोमाइलोब्लास्ट, ये आपका दूसरा स्टेप यहाँ पे हो जाता है। तो प्रोमाइलोब्लास्ट में अगर बात करें तो इट न्यूक्लियस कंटेन 1 or 2 डिफाइंड न्यूक्लियाई, यानी कि इसके जो न्यूक्लियस होते हैं, प्रोमाइलोब्लास्ट के जो न्यूक्लियस होते हैं, इसमें 1 से लेकर 2 न्यूक्लियाई यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। द कलर ऑफ साइटोप्लाज्म इज रेड विद नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स, यानी कि जो आपका दूसरा स्टेज होगा आपके न्यूट्रोफिल्स के डेवलपमेंट का, इसके साइटोप्लाज्म होगा ये रेड कलर का होगा, लेकिन इसमें कोई भी स्पेसिफिक प्रकार के ग्रेन्यूल्स नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे तीसरा स्टेज हो जाता है आपका माइलोसाइट का। क्या हो जाता है आपका? माइलोसाइट का हो जाता है। यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म कंटेन न्यूमरस स्पेसिफिक पर्पल, रेड और ब्लू कलर्ड ग्रेन्यूल्स, यानी कि तीसरे स्टेप में आपके जो ग्रेन्यूल्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। इनके जो कलर हैं वो पर्पल हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या समझा आप लोगों ने? आप लोग को यहाँ पर समझना है कि प्रोमाइलोब्लास्ट में तो आपका जो ग्रेन्यूल्स है प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन माइलोसाइट में आपका ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो जाता है। तो आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न आ सकता है कि न्यूट्रोफिल्स का कौन सा डेवलपमेंट स्टेज है जहां पे आपके ग्रेन्यूल्स दिखाई देने लगते हैं, तो आपका वो माइलोसाइट स्टेज होगा। ओके, द न्यूक्लियाई डिसअपियर, यानी कि यहाँ पे आपके जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे, दिखना वहां पे बंद हो जाएंगे, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए चौथा स्टेज देखते हैं। चौथा स्टेज जो है मेटामाइलोसाइट है। क्या है आपका? मेटामाइलोसाइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स के मेटामाइलोसाइट में, तो साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रेन्यूल्स समटाइम्स, यानी कि जो आपका साइटोप्लाज्म है वो कभी-कभी ग्रेन्यूल्स को शो करेगा, कभी-कभी नहीं भी कर सकता है। इट न्यूक्लियस लाइक ए स्मॉल किडनी और हाफ मून शेप, यानी कि जो इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है, स्मॉल किडनी शेप का होगा या फिर हाफ मून शेप का दिखाई देगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा मेटामाइलोसाइट स्टेज में। दूसरा आपका अगला आता है, वो आपका आ जाता है बैंड फॉर्म और स्टेप फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, ध्यान रखना। इसके बारे में बताते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, बैंड फॉर्म या फिर स्टेप फॉर्म की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है? ये आपका सबसे लास्ट से पहला वाला स्टेज हो जाता है आपके न्यूट्रोफिल्स के डेवलपमेंट का। द न्यूक्लियस इज किडनी शेप, यानी कि जो न्यूक्लियस होगा वो किडनी शेप का यहाँ पे दिखाई देगा। साइज ऑफ दिस सेल लाइक मैच्योर न्यूट्रोफिल्स, यानी कि इसका जो साइज है ये सेम एज हो जाएगा, कैसे? मैच्योर न्यूट्रोफिल्स की तरह हो जाएगा। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन सेगमेंटेड फॉर्म, इसको हम लोग नॉन सेगमेंटेड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ये वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि कभी कभी प्रश्न आता है कि न्यूली फॉर्म ऑफ जो न्यूट्रोफिल्स है उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम बैंड फॉर्म या फिर स्टेप फॉर्म के नाम से जानते हैं, या फिर नॉन ठीक है सेगमेंटेड फॉर्म के नाम से जानते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो ठीक है, यहाँ पे जो लोब्स होते हैं, यहाँ पे 2 कह सकते हो 3 लोब्स दिखाई देते हैं। कितने? 2 3 लोब्स आपके दिखाई देते हैं। और जो आपके ओल्डर आपके न्यूट्रोफिल्स हो जाते हैं वहां पे आपके 2 5 ठीक है लोब्स दिखाई देते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है आपके स्टेप फॉर्म में और आपके मैच्योर न्यूट्रोफिल्स में। ओके, अब यहाँ पे आता है आपका लास्ट वाला क्या? मैच्योर न्यूट्रोफिल्स। इट फॉर्म आफ्टर बैंड फॉर्म, ठीक है, इट फॉर्म आफ्टर बैंड फॉर्म, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन है बैंड फॉर्म के बाद आता है। द मैच्योर न्यूट्रोफिल्स कंटेन ग्रेन्यूल्स, यानी कि जो मैच्योर आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो ग्रेन्यूल्स को प्रेजेंट करते हैं, ग्रेन्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकी अगर हम साइज की बात करेंगे फ्रेंड्स, इनका जो साइज होता है 10 to 14 माइक्रोमीटर होता है। कितना? 10 to 14 माइक्रोमीटर होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा आपके न्यूट्रोफिल्स के डेवलपमेंट के बारे में। क्लियर है भाई साहब? चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स, यानी कि न्यूट्रोफिल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है। पहला स्टेज आता है आपका माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट कहां से निकला? आपके स्टेम सेल के द्वारा निकला हुआ एक रूप है। इसका जो साइज होता है सबसे बिग होता है, 15 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक होता है। और इसके जो साइट सेल हैं, इस सेल में जो न्यूक्लियस है इसका वो पूरा क्या करता है? घेर के रखता है, कंप्लीटली फुलफिल रखता है। ओके, बाद में क्या आता है भाई साहब? माइलॉइड के बाद में आपका तुरंत आ जाता है प्रोमाइलोब्लास्ट। प्रोमाइलोब्लास्ट आपका दूसरा स्टेज होता है। इसमें 1 से लेकर 2 आपके न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और जो साइटोप्लाज्म का कलर है वो रेड हो जाता है, लेकिन इसमें कोई भी प्रकार का ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता है। उसके बाद में आप क्या जाता है? माइलोसाइट। माइलोसाइट एक ऐसा स्टेज है जिसमें आपकी जो साइटोप्लाज्म का कलर है पर्पल, रेड, ब्लू हो सकता है। और इसमें जो ठीक है, इसमें जो आपके ग्रेन्यूल्स हैं
ठीक है, वो ग्रेन्यूल्स आपके प्रेजेंट हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पे कलर नहीं कहेंगे, साइटोप्लाज्म का कलर नहीं, आपके जो ग्रेन्यूल्स हैं उनका कलर पर्पल, रेड, ब्लू होगा और ग्रेन्यूल्स अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होंगे और इसमें न्यूक्लियाई जो है डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियाई है वो दिखना बंद हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद में आपका मेटा ठीक है माइलोसाइट आ जाएगा। मेटा माइलोसाइट में क्या होता है, आपका जो कह सकते हो जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल किडनी शेप का दिखेगा और ग्रेन्यूल्स कभी कभी नहीं भी दिखते हैं। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका इंपॉर्टेंट स्टेज आता है बैंड फॉर्म या फिर आपका स्टेम फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं एज ए मैच्योर न्यूट्रोफिल्स दिखते हैं और इसको हम नॉन सेगमेंटेड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में आपका मैच्योर न्यूट्रोफिल्स आ जाता है और मैच्योर न्यूट्रोफिल जैसा होता है वैसा दिखता है। इसकी जो साइज होती है 10 to 14 माइक्रोमीटर हो जाती है। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसके बारे में, डेवलपमेंट ऑफ ईओसिन के बारे में। देखो आप यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में पढ़ रहे हो भाई साहब, ठीक है, किसके बारे में, ग्रेनुलोसाइट के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ग्रेनुलो जो साइट है इसमें आपके कौन कौन आएंगे, आपके न्यूट्रोफिल्स आएंगे, आपके इस्नोफिल आएंगे और आपके बेसोफिल आएंगे। तो हम लोगों ने न्यूट्रोफिल्स को कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, इस्नोफिल के डेवलपमेंट के बारे में। इसके बारे में समझिए, यहाँ पे लिखा है फॉर्म द स्टेम सेल द, ठीक है, फॉर्म द स्टेम सेल द इस्नोफिलिक माइलोब्लास्ट डेवलपमेंट, यानी कि आपका जो इस्नोफिल का डेवलपमेंट है वो कहां से होता है, इस्नोफिलिक माइलोब्लास्ट स्टेज से शुरू होता है और जितना भी स्टेज फॉलो होगा सेम एज न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट के जैसा यहाँ पे आपका फॉलो होगा, ठीक है। इसके तरह आपका न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट जैसा पूरा ये मतलब कि जो स्टेप शो कर रहा था, जो कैरेक्टर शो कर रहा था, सेम आपका इस्नोफिलिक माइलोब्लास्ट भी यहाँ पे शो करेगा एंड इट टर्न टू माइलोसाइट एंड देन इनटू मैच्योर इस्नोफिल। उसके बाद में आपका न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट के बाद में आपका ये माइलोसाइट में परिवर्तन होगा और माइलोसाइट के बाद मैच्योर इस्नोफिल का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। बेसिक से यहाँ पे बात है, क्लियर हो गया बात। थर्ड आ जाता है आपका डेवलपमेंट ऑफ बेसोफिल के बारे में। तो देखिए बेसोफिल में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द स्टेम सेल द बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट डेवलप्ड सेम एज इस्नोफिलिक और न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट, यानी कि जो हमारा स्टेम सेल है इस स्टेम सेल में जो आपका बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट है, ठीक है, उसी प्रकार ठीक है उसी स्टेप को फॉलो करता है ये सारे प्रोसेस, जैसे कि आपके न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट ने किया था या फिर आपके इस्नोफिलिक माइलोब्लास्ट ने किया था, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो स्टेप है वो किसकी तरह होगा, आपके न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट की तरह होगा और उसके बाद में आपका इट टर्न टू बेसोफिलिक माइलोसाइट, यानी कि उसके बाद में ये बेसोफिलिक माइलोसाइट में कन्वर्ट होता है और फिर मैच्योर बेसोफिल का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। तो जो इस्नोफिल और बेसोफिल है वो सेम एज फॉलो करता है आपके न्यूट्रोफिल्स के द्वारा, ठीक है। बस यहाँ पे मतलब कि बदलाव होता है, माइलोसाइट आपका बनेगा तो यहाँ पे आपका इस्नोफिलिक माइलोसाइट और उसके बाद में बेसोफिलिक माइलोसाइट, उसके बाद में आपके जो इस्नोफिल और बेसोफिल है उसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमें उम्मीद है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट के बारे में। किसके बारे में, प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट के बारे में। देखिए भाई साहब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। जो हमारा स्टेम सेल है, ठीक है, जो हमारा स्टेम सेल है ये स्टेम सेल दो भाग में बढ़ता है। किसमें, एक आपका माइलॉइड सीरीज में, किसमें आपके एक माइलॉइड सीरीज में और दूसरा एक किसमें बनता है, लिम्फॉइड सीरीज में, ठीक है, लिम्फॉइड सीरीज में, ठीक है। तो माइलॉइड सीरीज में किस किस का निर्माण हुआ, आपके आरबीसी का निर्माण हुआ, आपके, ठीक है, आपके न्यूट्रोफिल्स का निर्माण हुआ, आपके बेसोफिल का निर्माण हुआ, आपके इस्नोफिल का निर्माण हुआ, आपके थ्रोम्बो, ठीक है, यानी कि प्लेटलेट का आपके निर्माण हुआ। लेकिन लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण होगा वो आपके लिम्फोसाइट के सीरीज में ही होगा, ठीक है, लिम्फॉइड सीरीज में ही इसका निर्माण होगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है मेरे भाई साहब, ठीक है। आपको ये बात यहाँ पे अच्छे तरीके से अपने दिमाग में भर लेना है कि जो लिम्फोसाइट है उसका निर्माण, ठीक है, लिम्फॉइड सीरीज के द्वारा ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात मेंशन है, ऑल लिम्फोसाइट आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो, यानी कि आपके जितने भी आपके लिम्फोसाइट्स है वो सभी के सभी बोन मैरो में नहीं बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। द लिम्फेटिक टिश्यू आल्सो प्रोड्यूस द लिम्फोसाइट्स, यानी कि जो लिम्फॉइड, ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स का निर्माण है किसके द्वारा होता है, आपके लिम्फेटिक टिश्यू के द्वारा होता है, जिसमें आपके टॉन्सिल आ गया, आपका स्प्लीन आ गया, ये सब आपके लिम्फेटिक टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट आर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, यानी कि जो आपका ये लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन है, ये 3 भागों में बट जाता है। कौन कौन से, पहला जो आपका भाग होगा आपका लिम्फोब्लास्ट होगा। देखो पहला स्टेप है तो ब्लास्ट होगा कंफर्म है, ठीक है। तो पहले आपका स्टेप बनेगा लिम्फोब्लास्ट।
It has a large nucleus almost fill the cytoplasm. The nucleus contain 1 to 2 nuclei. The size of this is 15 to 20 माइक्रोमीटर। तो जो लिम्फोब्लास्ट है ये आपका क्या करता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, यानी कि आपके साइटोप्लाज्म को कवर करता है। इसके अंतर्गत 1 से 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और इनका जो साइज होता है 15 से लेकर 20 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। दूसरा जो आपके स्टेज बनते हैं वो आपका प्रोलिम्फोसाइट्स। क्या आपका प्रोलिम्फोसाइट्स बनेगा। इट साइज इज स्मॉलर देन लिम्फोब्लास्ट, यानी कि इसका जो साइज है आपके लिम्फोब्लास्ट से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा भाई साहब, ये आपका छोटा होगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आते हैं अपने तीसरे स्टेप पे। तीसरा जो स्टेप है वो आपका क्या हो जाता है, लिम्फोसाइट हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, लिम्फोसाइट हो जाता है। लिम्फोसाइट्स आपका हो जाएगा प्रोमाइलोसाइट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू मैच्योर लिम्फोसाइट। क्या, मैच्योर लिम्फोसाइट्स में। तो जो लिम्फोसाइट वाला स्टेज है प्रोमाइलोसाइट के तुरंत बाद आपका यहाँ पे आ जाता है। जैसे आपका प्रोमाइलोसाइट्स कन्वर्ट होगा किसमें, आपके मैच्योर लिम्फोसाइट्स में, आपके लिम्फोसाइट्स का निर्माण हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जो लास्ट स्टेप है वो आपका बनता है प्रोडक्शन ऑफ मोनोसाइट में। एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक जितना पढ़े थे यानी कि न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल किसमें आ रहे थे, आपके ग्रेनुलोसाइट में आ रहे थे, और ये किसमें आ रहा है आपका ए ग्रेनुलोसाइट में। ठीक है, किसमें, आपके ए ग्रेनुलोसाइट में आपका ये आ रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट में, और आपका जो स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल से किसमें आ रहे हैं, आपके ग्रेनुलोसाइट में आ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मोनोसाइट। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ मोनोसाइट इज मोनोब्लास्ट अराइजेस फ्रॉम द स्टेम सेल, यानी कि स्टेम सेल है, स्टेम सेल से आपके मोनोब्लास्ट यहाँ पे अराइज होंगे। उसके बाद में आफ्टर मोनोब्लास्ट इट कन्वर्ट इनटू प्रोमाइलो, ठीक है, प्रोमोनोसाइट, एंड देन प्रोमोनोसाइट इज कन्वर्टेड इनटू मैच्योर मोनोसाइट। तो बिल्कुल सेम सा है, स्टेम सेल से आपके मोनोब्लास्ट डेवलप हुआ, निकला वहां से, और मोनोब्लास्ट आपका प्रोनॉर्मोसाइट, ठीक है, प्रोनॉर्मोसाइट में बदल जाएगा। ठीक है, प्रोमोनोसाइट में बदल जाएगा, और प्रोमोनोसाइट से क्या हो जाएगा, मैच्योर मोनोसाइट्स का निर्माण हो जाएगा, और आपके यहाँ पे पूरे कह सकते हो ब्लड का निर्माण, ब्लड सेल का निर्माण यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने अच्छे तरीके से जितने भी स्टेप है उसको समझा होगा। ठीक है, इसमें हमें नहीं उम्मीद है कि कोई आपको कंफ्यूजन हुई होगी। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो परेशान ना हो, अभी मैं फिर से इसको क्लियर कर रहा हूं एक इमेज के द्वारा। देखो, चलो इमेज पे आ जाते हैं भाई साहब। सबसे पहले हमें समझना है इस इमेज को। ठीक है, इस इमेज को देख पा रहे होंगे। अगर आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि आप अभी इस क्लास में नहीं देख पा रहे हो, जब इसका पीडीएफ आपको मिलेगा तो थोड़ा सा जूम करके आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो आपका सेल है वो क्या होगा, आपका स्टेम सेल होगा। इसको कह सकते हो मल्टी पोटेंशियल हेमेटो, ठीक है, पोएटिक सेल, या फिर आपका स्टेम सेल। मल्टी पोटेंशियल का मतलब ये है कि अपना खुद का सेल का निर्माण कर लेता है और आपके अलग अलग प्रकार के सेल का निर्माण कर लेता है, जिसको हम मल्टी पोटेंशियल हेमेटो, ठीक है, हेमेटोपोएटिक सेल कहते हैं, या फिर स्टेम सेल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो स्टेम सेल है वहां से आपका क्या निर्माण होगा, यहाँ पे दो सीरीज आपके निकलेंगे। ठीक है, दो सीरीज आपके निकलेंगे, एक आपका कॉमन, ठीक है, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनरेटर, और दूसरा आपका कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनरेटर। ठीक है, यानी कि कॉमन माइलॉइड सीरीज और दूसरा आपका कॉमन लिम्फोइड सीरीज। क्लियर है बात आपका। यहाँ पे कॉमन जो माइलॉइड सीरीज है वहां पे आपके किस किस का निर्माण होगा, मेगाकैरियोसाइट से आपके थ्रोम्बोसाइट का। ठीक है, उसके बाद में आपके एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण हो जाएगा। अब एरिथ्रोसाइट्स में मत कहना कि सर कैसे कॉमन माइलॉइड से सीधे एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण हो गया, हमने आपको स्टेप बता दिया है। ठीक है, कैसे ब्लास्ट बनेगा, उसके बाद में प्रो आएगा, फिर उसके बाद में क्रोम, ठीक है, क्रोमो वाला आएगा, क्रोमो, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट। इस तरह से हमने आपको बता दिया है सारे स्टेप बीच में जो आपके आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपके कॉमन माइलॉइड से ही मास्ट सेल बनेगा, और उसके बाद में आपका जो है अगर माइलोब्लास्ट यहाँ पे आने की जो आपकी ये माइलॉइड सीरीज है, यहाँ पे आप आ जाएगा माइलोब्लास्ट, तो माइलोब्लास्ट से आपके डब्ल्यूबीसी का निर्माण होगा। माइलोब्लास्ट में आपके बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और आपके मोनोसाइट शामिल है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में यहाँ पे आपका कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनरेटर, यहाँ पे आपके दो चीजों का निर्माण होगा, आपके नेचुरल किलर सेल का, और उसके बाद में आपके स्मॉल लिम्फोसाइट्स का निर्माण होगा। स्मॉल लिम्फोसाइट फर्दर बढ़ जाएगा आपके टी लिम्फोसाइट्स में, और उसके बाद में बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे प्लाज्मा सेल। ओके, प्लाज्मा सेल, बात आपको समझ में आ गई। ये था बेसिक। अब इसके बाद में एक इमेज और देखते हैं, और उसमें आपके जो हिडन स्टेप है वो भी आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। ठीक है, तो बात पहले आपको यही समझना था कि स्टेम सेल है, स्टेम सेल से दो सीरीज निकलेंगे, एक आपका माइलॉइड सीरीज, दूसरा आपका लिम्फोइड सीरीज। माइलॉइड सीरीज की अगर बात करेंगे तो वहां से मेगाकैरियोसाइट से थ्रोम्बोसाइट्स, उसके बाद में आपका एरिथ्रोब्लास्ट से आपका एरिथ्रोसाइट्स,
उसके बाद में मास्ट सेल, और माइलोब्लास्ट से आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, स्नोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स ये बन जाएंगे। फिर हम आ जाते हैं अगले स्टेप में लिम्फोसाइट सीरीज में। लिम्फोसाइट में न्यूट्रल किलर सेल, उसके बाद में आपका स्मॉल लिम्फोसाइट्स, स्मॉल लिम्फोसाइट में टी सेल, बी सेल, या उसके बाद में प्लाज्मा सेल। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा इस इमेज के माध्यम से। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे दूसरे इमेज को, ठीक है। ये आपका है हीमोपोइसिस सेल ऑफ माइलॉइड ऑरिजिन, ठीक है। देखो मेरा इमेज यहाँ पे आपको आ रहा होगा तो हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगा वहां पे क्या मेंशन है, ठीक है भाई साहब। चलो देखो आपका ये है, अगर इसमें जो आपके लैंग्वेज लिखे नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको पीडीएफ जब मिलेगा वहां पे दिखाई देगा। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल या फिर कह सकते हो स्टेम सेल, ठीक है। तो स्टेम सेल से किसका निर्माण हुआ, आपके माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल का। किसके, माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल का। यहाँ पे हमने किसको छोड़ दिया है, यहाँ पे लिम्फोइड को छोड़ दिया है भाई साहब। इस इमेज में लिम्फोइड सीरीज नहीं शामिल किया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। लिम्फोइड सीरीज नहीं शामिल किया गया तो कोई बात नहीं, लिम्फोइड सीरीज से क्या बनता है, केवल हमारा लिम्फोसाइट बनता है, ठीक है। और चीजें जो बचती हैं वो हमारे किसमें, माइलॉइड सीरीज में बचती हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो माइलॉइड आपका जो प्रोजेनेटर सेल है, यहाँ पे क्या क्या बनेगा, एक बनेगा आपका मेगाब्लास्ट, ठीक है, मेगाकैरियोब्लास्ट, दूसरा आपका प्रोइथ्रोब्लास्ट, तीसरा आपका क्या, माइलोब्लास्ट। मेगाकैरियोब्लास्ट से क्या बनेगा, आपका प्लेटलेट का निर्माण होगा, ओके। प्रोइथ्रोब्लास्ट से किसका निर्माण होगा, एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण होगा। और माइलोब्लास्ट से क्या क्या निर्माण होगा, बेसोफिल होगा, न्यूट्रोफिल्स होगा, स्नोफिल होगा, आपका मोनोसाइट होगा। चलो एक एक करके देखते हैं अंदर इसके। मेगाकैरियोसाइट्स के बाद क्या होगा, कौन सा स्टेप आएगा, ठीक है, प्रो मेगाकैरियोसाइट, उसके बाद में आपका मेगाकैरियोसाइट, उसके बाद में प्लेटलेट, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्ट के बाद बेसोफिलिक एरिथ्रोसाइट्स, उसके बाद में पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोसाइट्स, आर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोसाइट्स, उसके बाद में रेटिकुलोसाइट, उसके बाद में एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे मायोब्लास्ट में आइए, ठीक है। तो माइलोब्लास्ट में आपका क्या क्या होगा भाई साहब, माइलोब्लास्ट में आपका प्रो, ठीक है, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड यानी कि वही आपका कौन सा, बैंड सेल, उसके बाद में आपका बेसोफिल का निर्माण, ठीक है। ठीक है, प्रोमाइलोसाइट, उसके बाद में माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, एन बैंड, उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका न्यूट्रोफिल्स का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, ठीक है। और उसके बाद में आपका क्या, अब यहाँ पे जो ई लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा, एन से न्यूट्रोफिल्स, बे से बेसोफिलिक प्रोमाइलो, ठीक है, माइलोसाइट हो गया, बी से मतलब बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट हो गया, तो बी इसका मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पे ई मतलब एसिनोफिल प्रोमाइलोसाइट, एसिनोफिल माइलोसाइट, एसिनोफिल मेटामाइलोसाइट, उसके बाद में ई बैंड यानी कि एसिनोफिल बैंड, उसके बाद में एसिनोफिल बन जाएगा। मोनोब्लास्ट, उसके बाद में प्रो, ठीक है, प्रोमोनोब्लास्ट, उसके बाद में आपका मोनोसाइट का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप है, इसको क्या करना, अपने कॉपी में नोट कर लेना, या इसी को क्या कर लेना, कहीं से अपने आप फिर किसी दुकान से जाके मतलब कि फोटो निकलवा लेना और उसको क्या कर देना, दीवार वगैरह पे चिपका देना। मतलब बहुत बड़ा फ्रेम नहीं लगवाना है भाई साहब आपको, बस अपने जहाँ पे स्टडी सेंटर है वहां पे थोड़ा सा लगा दो, ताकि बार बार उसको देखो तो आपको ये लर्न हो जाए। एक चीज थोड़ा सा ध्यान दो, देखो ये जो स्टेप है यहाँ तक का, वो कहाँ पे है, आपके ये बोन मैरो में है, ठीक है। और ये सब आपके कहाँ पे है, ब्लड में है, और ये सब कहाँ पे है, आपके टिश्यू में है, ठीक है। तो देखो मास्ट सेल, माइक्रोफेजेस, ठीक है, माइलॉइड ठीक है, डेंड्रिटिक सेल, ये सब आपके टिश्यू में डेवलप होंगे, डेवलप हो जाएंगे, टिश्यू के लिए काम कर रहे हैं, ये आपके ब्लड में आ गए हैं, और यहाँ तक आपका में है, बोन मैरो में है। तो देखो रेटिकुलोसाइट जो है वो न्यूली फॉर्म होता है आपका आरबीसी का, और जस्ट आपका क्या हुआ होता है, आपके ब्लड में वो आया होता है, तो इसको हमने क्या किया है, बोन मैरो में ही इंक्लूड कर दिया है। तो इतने जितने स्टेप हैं ये सब आपके बोन मैरो में हो रहे होंगे, ये स्टेप आपका ब्लड में, ये आपके टिश्यू में। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें यही उम्मीद है कि आपको जो हेमेटोपोइसिस का पूरा स्टेप है, पूरा जो प्रोसेस है, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं आया है, जो भी डाउट है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9532003280, हमारा इंस्टा आईडी है, हमारा टेलीग्राम लिंक है, सभी से आप क्या कर सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो। जो डाउट यहाँ पे आपको आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसका जो पीडीएफ है आपको लक्ष्य बैच के जैसे ही एक वीडियो अपलोड हो रहा है उसके बगल में ही आपको ये पीडीएफ शो हो रहा होगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने बैच को ज्वाइन कर लिया है और आपको बैच अच्छा लग रहा है, पढ़ने में आपको, ठीक है, सुविधा मिल रही है, तो आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हो और उनका भी भविष्य यहाँ पे आप संवार सकते हो। तो उम्मीद है आपको पूरी लेक्चर्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।